हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम आ गए हैं। जो इंग्लिश बुक है 12th क्लास के रेनबो पार्ट 2, उससे हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 3 है, पोएट्री सेक्शन का। ठीक है, इस वीडियो में हम पोएट्री सेक्शन का चैप्टर 3, 4, 5 और 6 तीन चैप्टर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, तो देख लीजिएगा। ठीक है, और तत्काल हमने 3 चैप्टर से हमने क्वेश्चन थोड़े थोड़े हम लेने का प्रयास किया है। लगभग आपका 56-57 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और आप जानते हैं कि हम एक एक चैप्टर से कितना क्वेश्चन बनाते हैं। वो बनाने का हम सिलसिला छोड़ेंगे नहीं, वो बनाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा कम क्वेश्चन का थोड़ा वीवीआई क्वेश्चन भी मैं देने का प्रयास कर ले रहा हूँ। उसके बाद हम क्वेश्चन बनाते रहेंगे और सारा का सारा क्वेश्चन देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है, लेसन नंबर 3 है, जो पोएट्री सेक्शन का है, वह आप देख सकते हैं। उनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना बन सकता है, और उस क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं, और कितना अच्छी तरह से क्वेश्चन बनाई गई है, कितनी अच्छी तरह से डिजाइन की गई है, वो देख सकते हैं आप क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को किसने लिखा है, तो आंसर होगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को लिखा W.H. ऑर्डन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, फॉलिंग डॉट 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 फास्ट पर आ जाएगा। ये तो आपका चैप्टर में है फॉलिंग फास्ट, तो फास्ट आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। W.H. ऑर्डन वन द डॉट डॉट प्राइज इन 1948। तो W.H. ऑर्डन को पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था 1948 1948 ईस्वी में। उनका एक किताब का नाम है एंजल ऑफ एंग्जाइटी। ठीक है, द लाइन एंड द फ्राम्स गो रोलिंग ऑन इज फ्रॉम टेकन फ्रॉम में लिया गया है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लाइन लिया गया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ने का प्रयास किया। विस्परिंग नेबर्स प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट्स। रियल डिलाइट मतलब बी, ऑप्शन नंबर सही है। What touch the poem now the leaves are falling fast in act? फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ऑप्टिमिज्म या पेसिमिज्म। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्टिमिज्म। मतलब क्या होगा, आशावादी। नहीं, ऑप्टिमिज्म ये गलत हो सकता है, यहाँ पे होना चाहिए फ्रस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि वाट टच द पोएम नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये जो कविता है क्या कहती है, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट इन एक्ट, इसमें फ्रस्ट्रेशन की बात कही गई है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। एंड द नाइटिंगेल इज डम्प एंड द डॉट डॉट विल नॉट कम। एंड द नाइटिंगेल इज डम्प्ड, जो बुलबुल है ऐसे बिल्कुल गूंग, मतलब कि चुप शांत हो गई है। एंड द एंजल विल नॉट कम, और एंजल मतलब जानते हैं किसी भी यमदूत जानते करते हैं, वह भी नहीं आएगी। फॉर विच क्रिएशन वाज W.H. ऑर्डन अवार्डेड द पुलित्जर प्राइज। द एज ऑफ एंग्जाइटी पर पुलित्जर प्राइज से W.H. ऑर्डन का सम्मानित किया गया 1948। इट मीन्स वी कैन से दैट 1948 1948 ईस्वी में सम्मानित किया। द एज ऑफ एंग्जाइटी नामक बुक पर पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था W.H. ऑर्डन को। क्वेश्चन नंबर अगला देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। डॉट डॉट नेवर सीज आवर सोल। डॉट डॉट नेवर सीज आवर सोल, तो यहाँ पे क्लोज हो गया, विस्परिंग हो गया, जिल्लस हो गया, नी हो गया, इसमें क्या हो सकता है। अब देख सकते हैं मित्र, फोन आ गया था। ठीक है, तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कराते कराते फोन आ गया था, इसलिए कट गई थी वीडियो। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं। डॉट डॉट नेवर सीजेज आवर सोल, जो कौन सी ऐसा चीज़ होता है जो हमारी आत्माओं को खींच लेती है। तो जो क्लोज नेबर्स होती है, जो आसपास की पड़ोसी जो होती है, वह होती है हमारी जो आत्माएं होती है, उनको खींच लेती है। ठीक है ना। तो क्लोज नेबर सीजेज आवर सोल होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि इसे ये जो अगल बगल निकट के जो लोग होते हैं, वह हमारी आत्माओं को चैन से जीने नहीं देती है। ठीक है ना। तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और अगल बगल भटकते रहता भी है, और आप जानते हैं कि जो यमदूत होता है वह भी अगल बगल को भटकते रहता है, और वह चाहता है कि कब इसकी आत्माओं को हम ले लें। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्लोज नेबर सीजेज आवर सोल्स। ठीक है, कहीं कहीं विस्परिंग भी दे रखा है, लेकिन क्लोज पर टिक मार सकते हैं। द पोएम नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ऑल अबाउट प्लेनेट अर्थ यूनिवर्स ह्यूमनिटी। तो क्या यहाँ पे हो सकता है मित्र, जो पोयम है
नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ऑल अबाउट किसके बारे में बात करती है, तो ह्यूमैनिटी के बारे में बात करती है। किसके बारे में बात करती है, ह्यूमैनिटी के बारे में, ठीक है ना, मानवता के बारे में। अगला क्वेश्चन है हु इज डंप इन द पोएम, इस कविता में क्या जो है से डंप रहती है, डंप मतलब कि चुप रहती है, तो क्या रहती है, नाइटिंगेल मतलब बुलबुल रहती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए W.H. ऑर्डन वाज बोर्न एंड डाइड इन, W.H. ऑर्डन का जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुआ था। तो इन चीज़ों से आप भली भांति आप परिचित होंगे कि कब जन्म हुआ था। 1907 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1973 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ों को बारे में पता होगा और आपको याद होगा, इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगला पेज की ओर। अगला देखो क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन जो है जॉन किट्स वाज डॉट ए पोएट, एन पोएट। तो जॉन किट्स को रोमांटिक पोएट कहा जाता है, मतलब ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन जॉन किट्स वाज बोर्न इन, जॉन किट्स का जन्म कब हुआ था मित्र। आप जानते हैं कि जॉन किट्स का जन्म 1795 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। 1795 ईस्वी में जॉन किट्स का जन्म हो गया था, आप जान सकते हैं। और 1821 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई था। 26 साल की उम्र जब थी जॉन किट्स का, तो उनकी मृत्यु हो गया था, ठीक है ना। हु हैज रिटन द पोएम और टू ऑटम को किसने लिखा है, तो जॉन किट्स ने लिखा है, ऑप्शन राइट हो जाएगा। वेयर वाज जॉन किट्स बॉर्न, जॉन किट्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो मुनफील्ड लंदन में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए एंड गैदरिंग स्वेलेज ट्विटर इन द स्काइज दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम, यह लिया गया है किससे, ऑटम से लिया गया है, मतलब ऑप्शन सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है विच सीजन इज कॉल्ड द सीजन ऑफ मिल ऑफ फ्रूटफुलनेस, तो इसको कहा जाता है ऑटम को। आप जानते हैं कि चैप्टर का ही नाम है ऑटम, तो ऑटम ही सही हो जाएगा। ऑटम इज कंस्पायरिंग विथ, किसके साथ मिल करके षड्यंत्र रचती है, तो सन के साथ मिल करके रचती है। अगला देखिए हु इज द क्लोज फ्रेंड ऑफ मैचुरिंग सन, तो कौन सा इसमें क्लोज फ्रेंड है सन का, तो सन का ऑटम हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं दोनों मिल करके षड्यंत्र रचती है। और जो फल वाला जो पौधा फल प्रदान करता है और जो फूल वाला पौधा उसको फूल प्रदान करता है। वो थिंक दैट वार्म डेज विल नेवर सीच, कौन सोचता है कि जो वार्म दिन जो है से कभी नहीं आएंगे, ठीक है ना, कभी नहीं रुकेंगे। तो क्रिकेट्स बीच या फिर स्पाइडर्स या फ्लाइज, तो फिर मधुमक्खियाँ सोचती है। वेयर हैज द क्रॉप्स बीन स्टोर्ड, तो फिर ग्रीनरी फ्लोर में स्टोर की जाती है। दैट इज ऑटम डूइंग एंड हाफ रिप्ट फिरो, आधे काम करते करते क्या हो जाती है, स्लीपिंग हो जाती है, सो जाते हैं। लेमिया एंड हेफेरिया रिटन जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। लेमिया एंड हेफेरियन नामक किताब। फिच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका नाम है रॉबिन, ठीक है ना। 25 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और अगला पेज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन व्हाट इज ट्वीटिंग इन द स्काई, स्काई मतलब आसमान में कौन ट्वीटिंग कर रही है, तो स्वेलो 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 है ना, गैदरिंग स्वेलो। बुक में एकदम बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, बिल्कुल आप देख सकते हैं जॉन किट्स का जो लिखा हुआ जो बुक जो टू ऑटम है पोएम, उसमें आप अंतिम में देखिएगा तो एकदम बिल्कुल लिखा हुआ है लाइनिंग आपको इसीलिए पढ़ना चाहिए, आपको बुक पढ़ना चाहिए। बुक पर अगर ध्यान दीजिएगा तो आपको सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए जॉन किट्स वाज डाइड इन, जॉन किट्स का जन्म कब मृत्यु कब हो गया था, तो 1821 ईस्वी में बेचारे मर गए थे और 1795 ईस्वी में जन्म हुआ था जॉन किट्स का, ठीक है ना। 26 साल की उम्र में मर गए थे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने 2 चैप्टर खत्म कर दिया, मतलब कि अन्य 2 चैप्टर मतलब 2 चौथा चैप्टर पहुँच खत्म हो गया। 5वां चैप्टर देखिए लेसन नंबर 5 एन एपिटाफ का। एन एपिटाफ जो है क्वेश्चन नंबर 28 देख सकते हैं कि हु हैज रिटन द पोएम एन एपिटाफ, एन एपिटाफ को किसने लिखा है, तो एन एपिटाफ को लिखा है जॉन किट्स नहीं बल्कि वाल्टर डिलामेयर लिखे हैं जॉन के एन एपिटाफ को, ठीक है। अगला का नंबर क्वेश्चन देखिए वाल्टर डिलामेयर वाज बोर्न इन, वाल्टर डिलामेयर का जन्म कब हुआ था मित्रों, तो वाल्टर डिलामेयर का जन्म हुआ था 1873 ईस्वी में। 1873 ईस्वी में वाल्टर डिलामेयर का जन्म हो गया था। वाल्टर डिलामेयर बिलोंग्स टू इंग्लैंड से बिलोंग्स करते हैं, उन्हीं वाल्टर डिलामेयर का जन्म वहीं हुआ था। वाल्टर डिलामेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन में जो मानव की जो स्थिति है उसके बारे में वर्णन करते हैं वाल्टर डिलामेयर जी, ठीक है। वाल्टर डिलामेयर वाज अवार्डेड 1953 ईस्वी में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था, ठीक है ना, क्वीन एलिजाबेथ II के समय। इन द पोएम द ब्यूटीफुल लेडी बिलोंग्स टू एन कंट्री, तो वेस्ट कंट्री से बिलोंग करती थी, ठीक है ना, वेस्ट कंट्री से बिलोंग करती थी वो लड़की जो बहुत ही सुंदर थी, ठीक है ना, जो बहुत ही रेयरली रूप से ढूंढने पर मिलेगी। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द फेमस वर्क ऑफ वाल्टर डिलामेयर का फ्रेंच जो फेमस बुक क्या है पीकॉक पाई, ठीक है ना। तो क्या नंबर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आप तो बात समझ ही रहेंगे। अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी इज द लाइन टेकन फ्रॉम, यह लिया गया है किससे लिया गया, एन एपिटाफ से लिया गया, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर हु वाज लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, हु वाज लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट, तो यह जो है हु वाज लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट
तो यह जो है ए ब्यूटीफुल लेडी, ठीक क्या हो जाएगा, ए ब्यूटीफुल लेडी। तो 36 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं, ये देखिए अगला क्वेश्चन, ये चैप्टर नंबर 6 है द सोल्जर, ठीक है ना, लेसन नंबर 6 पोएट्री सेक्शन का। हु हैज रिटन द पोएम द सोल्जर, द सोल्जर को किसने लिखा है, तो रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है, ठीक है ना, रूपर्ट ब्रूक लिखे। रूपर्ट ब्रूक वाज बॉर्न इन, रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था, आप जानते हैं कि रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था मित्रों, तो रूपर्ट ब्रूक का जन्म हुआ था 1887 में, 1887 में रूपर्ट ब्रूक का जन्म हुआ था। द सोल्जर इज क्या है, एक सन्नेट है, सन्नेट जो कि 14 लाइन की पंक्ति को बोला जाता है सन्नेट। द सोल्जर वाज रिटन एंड पब्लिश्ड ड्यूरिंग व्हिच मेजर वार, वर्ल्ड वार वन में ये द सोल्जर को पब्लिश किया गया था। हु टोल्ड रूपर्ट ब्रूक द मोस्ट हैंडसम पोएट ऑफ हिज टाइम, उस समय का सबसे सुंदर और सबसे अच्छा व्यक्ति कौन था, तो डब्ल्यू इट्स ने कहा था, तो रूपर्ट ब्रूक के बारे में, ठीक है, किसने कहा था, हु टोल्ड रूपर्ट ब्रूक के बारे में किसने कहा, डब्ल्यू इट्स ने कहा था कि बहुत ही हैंडसम था, ठीक है ना, पोएट था उस समय का। इन हट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम, यह लिया गया है किससे, तो लिया गया है द सोल्जर से ही लिया गया है लाइन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रूपर्ट ब्रूक बिलोंग्स टू, ये इंग्लैंड से ही बिलोंग करते थे, ठीक है ना, उसी में प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते थे। रूपर्ट ब्रूक इज डॉट बाय प्रोफेशन, मतलब कि पेशा से रूपर्ट ब्रूक क्या थे, टीचर थे, सर्जन थे, जॉकी थे, सोल्जर थे, ठीक है ना। अगला देखिए, द पोएट फाउट एज ए सोल्जर इन वार फॉर इंग्लैंड इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड वार वन में, ठीक है ना, और इंग्लैंड के लिए लड़े थे। द पोएट फाउट, लड़ाई झगड़ा किए थे पोएट ने, ठीक है ना, युद्ध लड़े थे। मोस्ट ऑफ ब्रूक्स पोएट्री आर अबाउट किसके बारे में कहा जाए, पेट्रियोटिज्म। ये जो द सोल्जर जो पोएम है, यह बतलाती है पेट्रियोटिज्म, मतलब कि देशभक्ति की भावना के बारे में बताती है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ ब्रूक्स पोएट्री आर अबाउट, और द सोल्जर इट मीन्स जिसका जो पोएट हैं जिनका नाम है रूपर्ट ब्रूक, इनका अधिकांशतः जो बुक है, जो पोएम है, वो सारा का सारा पेट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति की भावना के बारे में बताती है, ठीक। और क्वेश्चन था, ठीक है ना, देख लीजिए 48 नंबर क्वेश्चन, द सोल्जर इज ए पोएम, तो कैसा पोएम है, तो यह वार पोएम है, ठीक है ना, सोल्जर कैसा पोएम है, वार पोएम है, ठीक है ना, ध्यान नहीं रहा था कि इधर भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, सनेट आर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, ऑक्टेव एंड सेस्टेट, ठीक है ना, मतलब 8 और 6 लाइन, सेस्टेट मतलब 6, ऑक्टेव मतलब 8 और 6 लाइन में डिवाइड होती है, 8 से 14 लाइन की होती है, मतलब सन्नेट बोला जाता है, ठीक है ना, सन्नेट। इस सन्नेट इज ए पोएम ऑफ 14 लाइन 40 लाइन्स का होता है। रूपर्ट ब्रूक इज रिमेंबर एज, याद किए जाते हैं वार पोएट के रूप में, ठीक है ना, वार पोएट के रूप में जाना जाता है। रूपर्ट ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज वार पोएट, ठीक है। द पोएट कंसिडर्स हिमसेल्फ, पोएट जो है कवि अपने आप को मानते हैं एज ए रीचर ऑफ इंग्लैंड के डस्ट ऑफ इंग्लैंड, ठीक है ना, मतलब इंग्लैंड के धूल के रूप में। रूपर्ट ब्रूक प्रेज एज वो प्रशंसा करते हैं कि इसको इंग्लैंड की ही प्रशंसा करते हैं, ठीक है ना। रूपर्ट ब्रूक वो जन्म ही लिए थे इंग्लैंड में, इंग्लैंड के लिए मरना चाहते थे, ठीक है ना, और सारा का सारा सर्वस्व निछावर करना चाहते थे इंग्लैंड पर। रूपर्ट ब्रूक वाज डाइड इन, रूपर्ट ब्रूक का मृत्यु कब हुआ था मित्रों, तो रूपर्ट ब्रूक का जो मृत्यु हुआ था, आप तो जानते हैं कि रूपर्ट ब्रूक का कब मर गए थे, तो यह 1915 से मर गए थे, जो कि आप जानते हैं कि 1914 से 2014 स्टार्ट हुआ था, 1915 से इनकी मृत्यु हो गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करना, सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा वीडियो लगता है तो ज़रूर ऐसा करने की कोशिश करें ताकि प्रत्येक लोग जाने, ठीक है ना। यह यूट्यूब चैनल जो है से आपका हमारा दोनों का है और सबके साथ है और सबका विकास होगा, सब लोग को मिल करके ही इसका विकास करेंगे, ठीक है ना। आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट का भी, इंग्लिश ग्रामर का ही वीडियो बनाया गया है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस वहीं चल रही है, सुबह 6 बजे आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो 12th फिजिक्स भी दिया गया है आपको, वो चीज़ पढ़ सकते हैं आप, ठीक है ना। और जहाँ से क्वेश्चन भी हार्ड बनाती है वही हम डाले हैं 12th फिजिक्स का भी। और मैं बता दूं कि 11th का मैथ भी उसमें है, 12th का भी मैथ दिया गया है, प्ले लिस्ट में सेव होगा, और सोशल साइंस का भी होगा, सोशल साइंस का भी 10th क्लास का होगा, और 10th क्लास का साइंस का भी वीडियो होगा, तो आप जा कर के देख सकते हैं, ठीक है ना। शॉर्टकट मैथ भी होगा जो कि आप बिना कलम चलाए हुए आप बना सकते हैं, इतना इस तरह से ही बताया गया है, ठीक है। तो हमारी बातों को अगर मानते हैं तो आप ज़रूर इसका पालन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ये रुक क्यों नहीं।